तो जो अपनी एप्लीकेशन है, बट स्क्रीन है क्या स्क्रीन हैंग हो गई आई थिंक। नहीं, हैंग तो नहीं हुई। हाँ ठीक है। ओके, तो मैं बता रहा था कि एक रेस्ट एपीआई है, वो उसका पैटर्न कैसा होता है। तो पहले तो होता है HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर होता है कौन से होस्ट पे रन हो रही है, फिर होता है कौन से पोर्ट पे रन हो रही है। तो बाय डिफॉल्ट रन होती है 8080 पे। फिर मोस्टली आता है ऐप नेम, फिर आता है रिसोर्स नेम। इस टाइप से दिखती है, यूआरएल टाइप से। यूआरएल को कुछ बोलते हैं यूनिक रिसोर्स लोकेशन। मतलब हेलो हेलो, कुछ बोल रहे हो क्या प्रियांश? नहीं, वो लोकेटर था, मेरे को लग रहा लोकेटर है, लोकेशन। हाँ लोकेटर हो, एक ही बात है, मतलब समझ में आना चाहिए। हाँ yes। तो इसमें क्या होता है कि रिसोर्स नेम, वो रिसोर्स कहाँ पे है। मान लो तुम्हारी एक एप्लीकेशन है, HR एप्लीकेशन है, ठीक है। HR एप्लीकेशन है, उसमें एम्प्लॉय का डेटा पड़ा हुआ है। तो वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन से सर्वर पे पड़ा हुआ है, कौन से एप्लीकेशन के अंदर पड़ा हुआ है। तो उसका रिसोर्स का एक लोकेशन होगा कि कौन से एप्लीकेशन में डिप्लॉयड है और कहाँ है, कैसे हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको बताने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं। तो ये अपने यूआरएल लेंगे, ऐप नेम होगा मोस्टली, मान लो HR एडमिन, मान लो HR मान लिया, HR ऐप मान लो। फिर आ जाएगा एम्प्लॉय, कौन सा रिसोर्स चाहिए तुम्हें। एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, रिसोर्स मतलब कौन सा एंटिटी का डेटा चाहिए तुम्हें, कौन सा मॉड्यूल का डेटा चाहिए, किस टाइप का डेटा चाहिए। उसको मोस्टली हम रिसोर्स बोलते हैं कि कौन से रिसोर्स पे तुम लोग ऑपरेशन करना चाहते हो। क्लियर? तो ये तो होगा यूआरएल पैटर्न, इसका बेसिक यूआरएल पैटर्न। सर ये लोकल होस्ट का क्या मतलब होता है? हाँ, लोकल होस्ट का मतलब क्या होता है कि हर एक एप्लीकेशन का एक आईपी होता है, एड्रेस, आईपी फिजिकल एड्रेस। एड्रेस। हाँ, आईपी एड्रेस। समझ रहे हो कि वो कौन सी मशीन है। मशीन का हर मशीन जब इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो उसका एक आईपी होता है, राइट? यस सर। तो वो तुम इंटरनेट कहाँ पे ढूंढेगा वो लोकेशन को, पहले मशीन को ढूंढेगा ना, कौन सी मशीन पे वो एप्लीकेशन है। तो लोकल होस्ट का मतलब हो गया वो मशीन पे जाएगा। फिर जब मशीन कनेक्ट होती है ना इंटरनेट से, तो वो एक पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होती है। तुमने अगर विंडोज पढ़ी हो तो विंडोज में बहुत सारे पोर्ट होते हैं, हर पोर्ट पे अलग अलग चीजें होती है। जैसे कुछ पोर्ट तो अपने यूएसबी के लिए होते हैं, कुछ पोर्ट अपने माइक्रोफोन के लिए होते हैं, कुछ पोर्ट अपने एप्लीकेशंस के लिए होते हैं, कुछ पोर्ट अपने किसके लिए होते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए होते हैं। मतलब पोर्ट का मतलब क्या हो गया, जहां से डेटा रिसीव हो रहा है और ट्रांसफर हो रहा है, तो उस टाइप के पोर्ट्स होते हैं, उनके नंबर्स भी होते हैं। तो मोस्टली बाय डिफॉल्ट 8080 होता है, बट उसमें काफी सारे रेंज होती है कि इतने रेंज फ्री अवेलेबल पोर्ट होते हैं जो तुम वेब एप्लीकेशन को एलोकेट कर सकते हो कि इससे इंटरनेट से आप कनेक्ट कर सकते हो, डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर? पोर्ट का मतलब समझ में आ गया? हाँ सर। तो मशीन एड्रेस प्लस पोर्ट, तो कनेक्ट हो गई हमारी मशीन से एक थ्रू पोर्ट के चैनल के थ्रू। पोर्ट के थ्रू मतलब चैनल के थ्रू। फिर जाएगा भाई एक वो वाले पोर्ट पे, वो वाली मशीन पे बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, करेक्ट? सेम मशीन पे बहुत सारे एप्लीकेशन है सर, मतलब सेम मशीन पे बहुत सारे आईटी डिवाइसेस हो सकते हैं, ऐसा कह रहा हूँ? नहीं, एप्लीकेशन सेम आईपी पे। मेरी विंडो मशीन है तो मैं ऐसे कितनी सारी एप्लीकेशन चला सकता हूँ। ऐसा कोई लिमिटेड नहीं है कि एक अच्छा। मशीन पे मैं एक ही एप्लीकेशन चलाऊं, मतलब कि राइट? हमारे सिस्टम के अंदर जो फैसिलिटीज है, फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, हाँ कैमरा हो गया, ये सब। हाँ, तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है ना सेम मशीन पे।
हाँ हाँ ओके ओके सेम ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकती है, वेब एप्लीकेशन, बैकएंड एप्लीकेशन, फ्रंट एंड एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती है। तो इसलिए मैंने एप्लीकेशन का नाम दिया कि मुझे तो ये एप्लीकेशन चाहिए, और इस एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के डेटा हो सकते हैं। एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा हो सकता है, तुम्हारा सैलरी से रिलेटेड डेटा हो सकता है, तुम्हारा प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेटा हो सकता है एचआर के अंदर, राइट। वो एक सिंगल एप्लीकेशन के अंदर, तो एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेस हो सकते हैं। क्लियर? यूआरएल पैटर्न समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हाँ यस सर यस यस। ये बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर क्या होता है, यूआरएल पैटर्न समझ में आ गया रेस्ट एपीआई में। फिर आता है इसके ऑपरेशंस, कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हो। तो एक होता है गेट ऑपरेशन, मतलब इसमें बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, पर मोस्टली मैं जो तुम्हें पढ़ाऊंगा वो 4 ऑपरेशंस पढ़ाऊंगा, मोस्टली जो इंटरव्यू के लिए काफी है और मोस्टली इन पर्पज यूज होते हैं। एक होता है पोस्ट, एक होता है पुट, एक होता है डिलीट। तो मतलब यूआरएल, सेम यूआरएल पे आप 4 ऑपरेशन कर सकते हो, और भी ऑपरेशन कर सकते हो, प्लस प्लस बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, पैच होता है, बहुत सारे होते हैं ऑपरेशन, बट मोस्टली हम 4 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, गेट, पोस्ट, पोर्ट एंड डिलीट। तो तुम सेम इस पे ये 4 ऑपरेशन कर सकते हो। तो गेट का मतलब क्या है, मोस्टली जो है फेच डेटा। तुम यूआरएल पे जाओगे, गेट प्रोटोकॉल दोगे, गेट प्रोटोकॉल पे क्या मिलेगा तुम्हें, डेटा मिलेगा। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, एचटीटीपी मेथड्स। ये याद रखो, इन चीजों को जो बोलते हैं ना, इनको जो टेक्निकल वर्ड, टेक्निकल टर्म है वो है एचटीटीपी मेथड्स। तो गेट मेथड जब कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, डेटा फेच करता है जनरल में। पोस्ट क्या करता है, क्रिएट न्यू डेटा, ठीक है। पोस्ट क्या करता है, अपडेट डेटा इफ डेटा ऑलरेडी देयर, इफ क्रिएट डेटा if it's not there। डिलीट क्या करेगा, नाम से पता लग रहा है, डिलीट डेटा। ये पुट वाला अपडेट करेगा डेटा को। अपडेट करेगा अगर डेटा ऑलरेडी है, पुट में ना। हाँ, और डेटा नहीं है तो क्रिएट कर देगा। ओके समझ रहे हो? यस सर। अब ये तो हो गया इनकी टर्मिनोलॉजी, कौन से मेथड होते हैं, क्या यूआरएल होता है। अब एक और चीज होती है, ये क्या तो भेजेगा, क्या डेटा भेजेगा और क्या डेटा इसको मिलेगा, राइट। तो एक तो होती है रिक्वेस्ट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, और एक होती है एचटीटीपी रेस्पॉन्स। तो जो ऐप 1 है, ऐप 1 वो ये यूआरएल कॉल कराएगा और उसमें मेथड देगा, मुझे गेट मेथड चाहिए और उसमें डेटा चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए, कौन सा डेटा भेजेगा। तो मान लो उसने वो एम्प्लॉय आईडी भेजना चाहता है रिक्वेस्ट में, मुझे ये वाली एम्प्लॉय आईडी 1001 का डेटा चाहिए। समझ रहे हो? फिर जो एप्लीकेशन है ऐप 2, वो ये देख, वो वैलिडेट करेगी, हाँ भाई ये पोर्ट पे, ये मशीन पे, ये एप्लीकेशन पे ये रिसोर्स एग्जिस्ट करता है, करता है। फिर वो एम्प्लॉय आईडी 1001 का डेटा सर्च करेगी डेटाबेस में, हाँ भाई इसका डेटा है, अगर डेटा है तो रिटर्न कर देगी। डेटा रिटर्न कर देगी। डेटा में क्या क्या रिटर्न करेगी, जो भी उसके पास डेटा अवेलेबल है, मान लो एम्प्लॉय का नेम अवेलेबल है, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है, एम्प्लॉय का एड्रेस अवेलेबल है,
जो भी डेटा अवेलेबल है उसके पास और जो रेस्पॉन्स में वो रिटर्न कर रहा है और ऑलरेडी वो रिटर्न कर देगा। उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, जो भी डेटा है वो रिटर्न कर देगा। रेस्पॉन्स के साथ एक और चीज रिटर्न करेगा ये रेस्पॉन्स कोड। रेस्पॉन्स कोड से पता लगेगा कि जो हमारी रिक्वेस्ट भेजी है ऐप 1 या ऐप 2 पे वो सक्सेसफुल हुई है या वो फेल हो गई। तो मान लो सक्सेस के लिए जो भी HTTP कोड है वो 2 से चालू होते हैं, मतलब 2 एक्सेस होते हैं। 2 एक्सेस का मतलब 200 हुआ तो मतलब ओके, हमारी रिक्वेस्ट ओके थी और वो सक्सेसफुल थी। उस फेलियर रेस्पॉन्स कोड होते हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन, तुम्हारी लॉगिन वगैरह फेल हो गया, पासवर्ड तुमने सही नहीं भेजा, तो वो 4 एक्सेस से चालू होते हैं। और कुछ कोड होते हैं जो 5 से चालू होते हैं, 5 एक्सेस होते हैं। उसमें सर्वर होती है कि एप्लीकेशन डाउन है, मतलब 5 एक्सेस में ऐप 1 की कोई गलती नहीं है, ऐप 1 ने सारा डेटा सही भेजा है, बट ऐप 2 सर्वर डाउन है, ऐप 2 में इंटरनल एरर आ गई, या कोई और एरर आ गई, मेमोरी इशू आ गया, मतलब उसके एप्लीकेशन सर्वर में इशू है। इशू इन एप्लीकेशन ऐप 2 सर्वर। ऑथेंटिकेशन रिलेटेड। सर ये जो अपन जब ऐसे ब्राउज करते हैं किसी भी ब्राउजर पे, तो जब है ना कभी कभी ऐसे सर्वर नहीं चलता तो उसमें आ जाता है जैसे 404 एरर। तो ये वही है क्या हाँ सर, ऑथेंटिकेशन रिलेटेड एरर्स? हाँ, 404 में 404 अलग होती है, मतलब 4 एक्सेस ही होती है, 404 होती है नॉट फाउंड। हाँ, नॉट फाउंड, यस। मतलब जो रिसोर्स देख रहे हो ना, मतलब तुम्हें लोकल होस्ट पे गए, वो पोर्ट पे चेक किया, वो एप्लीकेशन में चेक किया, और वो सर्वर ही अप नहीं है, एम्प्लॉय है ही नहीं वहाँ पे, तो 404 आ जाएगा। यूआरएल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब यूआरएल वैलिड नहीं है या वो एप्लीकेशन रन ही नहीं हो रही, तो वो 404 नॉट फाउंड आ जाएगा। हाँ, समझ में आया 404 नॉट फाउंड क्यों आता है? यस सर, यस। और कई सर्वर बार साइड एरर 500 बोल सकते हैं इसको। क्या? सर्वर साइड एरर भी बोल सकते हैं, नहीं, सर्वर साइड अगर एरर नहीं है। मतलब सर्वर साइड एरर कैसे एग्जिस्ट हुई नहीं है? करता हो तो। तो एग्जिस्ट नहीं करता तो ये तो F1 की गलती है ना, गलत यूआरएल कॉल कर रहा है, हम्म, मतलब ये गलती किसकी है? हाँ हाँ, F1 की है। ओके। F2 ने तो बोल रखा है। हाँ, तो ये गुड क्वेश्चन है, ये गलती हाँ, किसकी है, राइट? तो क्या करते हैं कि एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, एपीआई जिसको बोलते हैं, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। हम्म, तो जो भी ऐप 2 है ना, ऐप 2 उसके पास जो जो एपीआई हैं उसके डॉक्यूमेंट रिलीज करता है। वो ही बताएगा कि ये रिसोर्स पे, ये मेथड पे ये डेटा अवेलेबल है, उसका रेस्पॉन्स कोड इतना है। तो ये सब जो मैंने बताया ना डॉक्यूमेंट, ये ऐप 2 की जिम्मेदारी है कि वो ये सब डॉक्यूमेंटेशन रिलीज करके दे, और ऐप 1 को बताए कि मेरे पास ये रिसोर्स हैं, ये रेस्पॉन्स कोड मैं रिटर्न करूंगा, ये तुमको रिक्वेस्ट में ये डेटा भेजना है। उसको बोलते हैं एपीआई कॉन्ट्रैक्ट। एपीआई कॉन्ट्रैक्ट क्यों जरूरी है? अब वो ऐप 2 ने ऐप 2 अब ऐप 2 को, ऐप 1 को पता ही नहीं होगा कि ऐप 2 के पास क्या क्या है, राइट? राइट। तो ऐप 2 क्या करेगा, एक एपीआई दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसको बोलेंगे एपीआई कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें डिफाइन किए जाएंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डेटा, रेस्पॉन्स डेटा, रिसोर्सेज एंड रेस्पॉन्स कोड एंड सिक्योरिटी। सिक्योर, ठीक है, सारे सब का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि ये सर्वर पे मैं अवेलेबल हूँ, ये रिक्वेस्ट भेजनी है, ये रेस्पॉन्स भेजना है, ये ऐप 2 और ऐप 1 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मान लो ऐप 2 का कॉन्ट्रैक्ट बन गया वर्जन 1,
वर्जन 1 रन हो रहा है। अब एप 2 क्या करेगा कि एप टू नई नई चीजें रिलीज करता जाएगा, नए नए एनहांसमेंट कर रहा है, तो वो नए नए वर्जन रिलीज करता जाएगा, V2 V3। ठीक है, तो इन V1 का कॉन्ट्रैक्ट अलग होगा, V2 का कॉन्ट्रैक्ट अलग होगा, V3 का अलग होगा, फिर V4 का अलग होगा। तो इसको बोलते हैं एपीआई वर्जनिंग। तो हर वर्जनिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। एपीआई वन एप्लीकेशन 1 की जिम्मेदारी है कि वो कौन सा वर्जन कॉल कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए क्या रिक्वेस्ट भेजनी, क्या रेस्पॉन्स है। क्लियर? तो ये जो 200 हैं और 4x से हैं, ये सब F1 पर डिपेंड करते हैं। और जो 500 एरर आ रहा है, तो इसमें F1 की कोई गलती नहीं है, उसमें F2 की गलती होती है कि वो एप्लीकेशन में इंटरनल कुछ सर्वर आ गया, कोई सर्वर एरर आ गया। सर है ना, एक मेरे को पूछना था, जैसे आपने अभी बताया ना, जैसे रिक्वेस्ट का, सर इसमें मतलब कैसे रिक्वेस्ट कैसे भेजते सर, इस मतलब कैसे वर्किंग क्या है सर इसका प्रॉपर, रिक्वेस्ट कैसे रिक्वेस्ट होगी और कैसे रिस्पॉन्स आएगा? हाँ, वो तो अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल, वो तो मैं बताऊंगा। वो तो जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट करेंगे ना, वैसे वैसे समझ में आएगा। समझ रहे हो? यस Yes. अभी तो थ्योरेटिकली देखो कि ऐसा ऐसा मान एज्यूम करो कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे भेजना है। इसमें फिर तुम एज्यूम करे कि ऐसा अगर होता है तो ये रेस्पॉन्स आएगा, ऐसा होता है कि ऐसा आएगा। पहले ध्यान दो कि ये है क्या। What is REST API? What are HTTP methods? What is request? What is response? What are methods? फिर आएंगे how to implement। पहले क्लियर करना है what, right? यस तो इसमें कोई डाउट है? No, no. नो सर। क्लियर है? Yes. ओके। तो अगर मैं बताऊं, जैसे कोई मैंने ट्यूटोरियल फोन जावा ट्यूटोरियल फोन खोल लेता हूँ, ठीक है, फिर बताता हूँ मैं। ठीक है, ये यूआरएल खोलूंगा मैं तुमको दिखा भी देता हूँ कंट्रोल से। नेटवर्क, ठीक है, इधर दिखेगा। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। दिख रहा है, ये दिख रहा है? Yes. ये रिक्वेस्ट यूआरएल, जब मैंने क्लिक तो फ्रंट एंड ने ये रिक्वेस्ट भेजी, इसको दिख रहा है https bing.com, फिर ये स्लैश 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 फिर क्वेश्चन मार्क, ये पूरा यूआरएल दिख रहा है। हाँ यस सर। तो ये तो होगा यूआरएल। फिर दिख रहा मेथड, कौन सा मेथड डाला है इसने? पोस्ट मेथड कॉल किया है। क्रिएट न्यू डेटा। फिर उसके बाद स्टेटस, और स्टेटस कौन सा आया उसके पास? 200 ओके सक्सेसफुल ग्रीन आया है। ठीक है, और इसमें फिर रेस्पॉन्स में जाओगे तो रेस्पॉन्स दिखाएगा, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, मतलब कोई डेटा नहीं आया, बस उसने डेटा भेजा है। पेलोड का मतलब क्या है? कौन सा डेटा भेजा है, पेलोड। हाँ, एक और नई चीज आ गई, पेलोड।
इसको रिक्वेस्ट को हम बोल सकते हैं, इसमें ये कैरी करता है पेलोड। पेलोड का मतलब रिक्वेस्ट डेटा। डेटा इन रिक्वेस्ट, ओके। तो मतलब उसने तीन वैल्यू भेजी है, एक तो आईजी की वैल्यू भेजी है, एक आईडी भेजी है और एक यूआरएल भेजा है। ये 3 डेटा भेजे हैं उसने। दिख गया कैसे जाता है? Yes. हाँ सर, हाँ। ओके। फिर बैकएंड से डेटा उठ के आएगा, फिर तुम्हें दिखेगा वहां पे जो भी डेटा आया है। यहाँ पे जब देखोगे, ये तो हो गया लोकल होस्ट एंड पोर्ट, ये हो गया तुम्हारा जो भी एप्लीकेशन है, जावा एप्लीकेशन है तो जावा। जब इसने फैच किया डेटा तो उसने फिर डेटा आएगा, फिर यूआई डेवलपर क्या करेगा, उसको ऐसे फॉर्मेट में दिखा देगा। अब समझ में आ गया यूआई डेवलपर क्या करता है, बैकएंड क्या करता है? Yes, sir. तो बैकएंड से डेटा आएगा वो तो रॉ फॉर्म में आएगा। तो यूआई डेवलपर है, उसको ये अच्छे से पेज में दिखा देगा जिसमें यूजर समझ सके, हाँ भाई ये हेडर है, ये वो है, ये उसको अच्छे से डेटा को शो करता है, व्यू करता है यूजर के लिए। सर अगर हमको है ना बैकएंड का डेटा इस फॉर्म में देखना हो तो देख सकते हैं? मतलब जैसे कौन से ये form जो जैसे बैकएंड का डेटा अगर बिना विजुअलाइजेशन, जैसे ये फ्रंट एंड कर रखा है, इसके बिना इसके हम देखना चाहें तो देख सकते हैं? वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन कैसे बनी हुई है। अगर मैं इसका देखूं, पाइथन पे क्लिक करूं, हाँ, तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं। ये देखो, ये क्लिक करने पर ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये इतनी सारी रिक्वेस्ट जा रही हैं, देख रहे हो? ग्राफ भी तो बन मान रहा लो होगा। मैं क्या, हाँ, इतनी सारी रिक्वेस्ट जा रही हैं, मतलब इतना सारा डेटा दिखाने के लिए इसने इतनी सारी रिक्वेस्ट भेजी है। ये सर क्या बॉड रेट है क्या सर, ये ऊपर जो ये आ रहा है मिली सेकेंड्स में? हाँ, मिली सेकंड में कितना रेस्पॉन्स टाइम वो आता है। तो अगर मैं ये देखूं, इसका रेस्पॉन्स देखूं, इसमें भी रेस्पॉन्स नहीं है। एक सेकंड में देख लेता हूँ किसी में। हाँ, ये दिख रहा है रेस्पॉन्स, ये रॉ फॉर्म में है। एपीआई कॉल की होगी, हाँ, ये देखो, ये है रेस्पॉन्स। ऐसे दिखेगा कुछ कुछ, बहुत सारा डेटा दिखेगा। ये देखो ऐसे दिखेगा, करेंसी ऐसे दिखेगा, दिख रहा है डेटा, की वैल्यू में दिखेगा। की वैल्यू में इसको बोलते हैं जेसन। यस सर, जेसन। जेसन पता है? हाँ मैंने पढ़ा था इसके बारे में जब पाइथन सीखी थी। हाँ, तो जेसन में की वैल्यू होता है कि ये हाँ। करेंसी है, ये की हो गई और इसकी वैल्यू यूआर हो गई। फ्लोर प्रोवाइडर की है, इसकी वैल्यू ये हो गई। स्किप रेट की हो गई, इसकी वैल्यू ये हो गई। तो जेसन AP2 का कौन से फॉर्म में डेटा भेज रहा है? जेसन फॉर्म में। ऐसा फिक्स नहीं कि जेसन में भेजेगा, इसमें भी भेज सकता है वो। जेसन मोस्ट कॉमन यूज वो है, मोस्ट कॉमन यूज फॉर्म है। इसमें क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस होते हैं, फिर की होती है, की के बाद कॉलन लगाना होता है, वैल्यू होता है, फिर कॉमा देना पड़ता है, की 1 वैल्यू 1, की 2, फिर कॉलन वैल्यू। ये सबसे सिंपल फॉर्मेशन होती है, वैल्यू 2। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर यूआई क्या करता है, यूआई डेवलपर इन वैल्यू को उठाता है,
फिर यूआई डेवलप करके उन वैल्यू को शो करता है। क्लियर है? और Clear है, sir. और फॉर्म Yes, sir. एक्सएमएल में भी भेज सकते हैं डेटा। एक और फॉर्म होती है, मान लो टेक्स्ट फॉर्म में भेजना है तो टेक्स्ट फॉर्म में भी भेज सकते हैं। But most of the time JSON ही यूज होता है। मोस्ट कॉमन है, मतलब पर कई रिक्वायरमेंट होती है कि टेक्स्ट फॉर्म में भी भेजते हैं कई बार। जैसे फाइल डाउनलोड करते हो ना, तुम लोग फाइल डाउनलोड करते हो, जैसे यस कहीं से फाइल डाउनलोड करी, कहीं से फोटो डाउनलोड करी, तो वो अलग फॉर्म में होती है। कोई म्यूजिक चैनल चलाया, म्यूजिक चैनल पे स्ट्रीम फॉर्म में होता है। तो रेस्ट एपीआई इसलिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सोप में क्या था, हाँ ये बहुत इंटरव्यू क्वेश्चन है। सोप में बस एक्सएमएल सपोर्ट था। सोप के ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि सोप में बस एक्सएमएल यूज कर सकते थे। तो ये क्या हो गया था, हैवी वेट हो गया था। अब इसमें जेसन भी है, जेसन यूज कर सकते हो, टेक्स्ट फॉर्म कर सकते हो, स्ट्रीम यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये ज्यादा फेमस हो गया रेस्ट एपीआई कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, लाइट वेट हो गया ये। कोई डाउट? नो नो No, sir. क्लियर है यहाँ तक? ये रेस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, रेस्पॉन्स क्या होती है, रेस्पॉन्स कोड क्या होता है, सब क्लियर है? Yes, sir. यस ओके। तो मैं ये बता रहा था कि ये यूआरएल पे, सेम यूआरएल पे हम लोग ये 4 ऑपरेशन कर सकते हैं बिना यूआरएल चेंज करे। गेट मेथड भेजोगे तो वो फेच डेटा कर लेगा, पोस्ट करोगे तो वो डेटा क्रिएट कर देगा, पुट करोगे तो अपडेट डेटा प्लस क्रिएट कर देगा अगर वो नहीं है तो, डिलीट का मतलब डिलीट कर देगा। रिक्वेस्ट पे क्या भेजोगे, इसकी रिक्वेस्ट में क्या भेजोगे, गेट की रिक्वेस्ट में किसी का एम्प्लॉय का डेटा चाहिए तुम्हें, मान लो एक एपीआई डाउनलोड, एपीआई तुम्हें डिजाइन करनी है कि तुम्हें एक एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, तो क्या कहाँ भेजोगे इसको, एम्प्लॉय आईडी को रिक्वेस्ट में भेजोगे, हाँ हाँ करेक्ट? यस ये तो हो गया गेट के लिए। कैसे भेजोगे, गेट आईडी ये तो गेट रिक्वेस्ट हो गया। फिर आई पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट में कैसे भेजोगे, पूरा डेटा भेजोगे, एम्प्लॉय आईडी जो भी डेटा भेजना है। तो जो जो डेटा भेजोगे वो क्रिएट हो जाएगा। क्या करोगे, पोस्ट रिक्वेस्ट में
समझ में आया मैंने क्या लिखा है ये? आपने एक तो गेट की रिक्वेस्ट डाली है एम्प्लॉय आईडी के लिए, हाँ, फिर उसमें उसमें डेटा पोस्ट किया है दूसरी 2 रिक्वेस्ट भेजी बार। है, एक तो रिक्वेस्ट भेजी हाँ है, हाँ एक पोस्ट भेज नहीं पुट, एक पुट है, ठीक है। हाँ हाँ, एक बार पोस्ट किया है, फिर उसे और नेक्स्ट भी पुट किया है, तो वो भी मतलब इंसर्ट ही होगी वैल्यू वहाँ इंसर्ट पे। होगी, ठीक है। और हाँ, एक डिलीट हो जाएगी रिक्वेस्ट ओके, एम्प्लॉय आईडी। एक और रिक्वेस्ट भेज लेता हूँ। अब क्या होगा? अब बताओ। सेम आईडी पे रिप्लेस करेगा, लेकिन वैल्यू सेम है सारी, सेम आईडी पे क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा उसको। रिप्लेस, अपडेट कर देगा, ओके। अपडेट कर देगा। मैं अगर डेट चेंज कर दूं, डेट ऑफ बर्थ, मान लो मैंने बाकी की वैल्यू हटा दी, डेट ऑफ बर्थ भेजा बस, और मैंने डेट ऑफ बर्थ ओनली चेंज कर ड्यू। दिया, तो क्या करेगा बताओ? ओनली ड्यू भी अपडेट करेगा फिर। करेक्ट, करेक्ट। श्रेयांश, श्रेयांश समझ में आ रहा है? हेलो हेलो। श्रेयांश, श्रेयांश की आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। हाँ अभी आ रही है, अभी बताओ। हाँ सर, समझ में आ गया था मेरे को। वो पता नहीं माइक कैसे बंद हो गया था एकदम से। अच्छा अच्छा, जो वैल्यू भेजी है हमने वो अपडेट कर देगा, हाँ सर, हाँ वो अपडेट कर दो। और नहीं है अगर तो वो क्रिएट कर देगा। करेक्ट। अब इसको करेक्ट। बताओ डिलीट कर। डिलीट का बताओ। ये पहले जो एम्प्लॉय आईडी पहले जो क्रिएटेड है 1001 हाँ की, वो डिलीट हो जाएगी। ओके, अभी इसको, और जो एम्प्लॉय आईडी 1005, पर ये वाली तो है ही नहीं सर, तो ये डिलीट कैसे होगी? हाँ तो इसमें क्या रेस्पॉन्स आना चाहिए? इसमें सर फिर ये ऑथेंटिकेट, ये नॉट फाउंड वाला आ जाएगा। वैल्यू नॉट हाँ फाउंड। हाँ करेक्ट। 404। 404 नहीं आएगा इसमें, दूसरा रेस्पॉन्स कोड भेजेंगे, फेल्ड वाला। अच्छा, 404 भेज देंगे, इनवैलिड रिक्वेस्ट। हाँ रेस्पॉन्स कोड बता देता हूँ तुम्हें। Response codes. क्लाइंट एरर कोड बोलते हैं इसको, 401 बैट 400 बैट रिक्वेस्ट। The server cannot or will not process the request due to something this is not perceived to be a client error। मतलब क्लाइंट ने ऐसा डेटा भेजा है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये क्या हो गया? बैट रिक्वेस्ट। 404 का मतलब सर क्या ये है? क्या? सर ये कितने टाइप के, मतलब कितने सारे होते हैं सर ये टोटल? बहुत सारे हैं, दिख रहा है ना, देखो। जैसे ये 100 से 199 है, तो मतलब 200 कोड्स है सर ये टोटल। इतना ज्यादा ही कोई होंगे याद मेरे नहीं ख्याल से तो। रखता, बहुत बहुत कोड होते हैं, इतना कोई याद नहीं रखता। मोस्टली शुरू के 2-3 याद रखते हैं, जैसे तुमको अगर इंटरव्यू के हिसाब से याद करना है ना, तो ये वाले याद कर लेना।
200.201 ये होता है क्रिएटेड, और एक 202 होता है। फिर 404 एक्सेस में क्या होता है, 400 होता है जो कि होता है बैट रिक्वेस्ट। फिर 401 में होता है अनऑथराइज्ड। 402 में भी होता है कंटिन्यू होता है 402, मतलब जैसे ओटीपी, जैसे डबल ऑथेंटिकेशन होता है ना, ऐसे टाइप का होता है। फिर एक होता है 403, मान लो तुम्हारे पास इसको बोलते हैं हम फॉरबिडन। फॉरबिडन में क्या होता है, तुम्हारा लॉगिन तो सक्सेसफुल हो गया, यूजर आईडी पासवर्ड तो सही है, बट तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है उस चीज का, डोंट हैव एक्सेस। बट यूजर आईडी पासवर्ड सही है बट एक्सेस नहीं है, मतलब तुम्हारा रोल नहीं दिया हुआ वो, ठीक है। फिर होता है 404 नॉट फाउंड। 404 नॉट फाउंड मोस्टली यूज करते हैं यूआरएल के लिए, यूआरएल फाउंड ना हो, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि डिलीट एम्प्लॉय आईडी मिला नहीं तो 404 कर दो, तो वो गलत हो जाएगा। गलत नहीं बोलेंगे पर वो प्रोटोकॉल ऐसे ही फॉलो करते हैं। तुम किसी केस में 404 भी यूज करते हैं, बट मोस्टली 400 वेट रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि क्लाइंट की गलती है, क्लाइंट ने गलत डिलीट भेजा है, गलत एम्प्लॉय आईडी भेजा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। और कई रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि जो आईडी डिलीटेड ऑलरेडी है और उसको तुमसे डिलीट कर रहे हो, तो कई बार क्या करते हैं 200 भी रिटर्न कर देते हैं, पर उसमें अंदर एक मैसेज कोड दे देते हैं, मैसेज कोड दे देंगे कि एम्प्लॉय आईडी नॉट एग्जिस्ट। डिपेंड करता है किस हिसाब से क्लाइंट चाहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। क्लियर सर? तो है ना, ये जो रेस्पॉन्स कोड्स होते हैं ये हम ही बनाते हैं फिर इनके लिए, जैसे हम ही डिफाइन करते हैं इन सब के लिए, जैसे कोई भी ऐसे आ जाता तो प्री डिफाइंड होते होंगे आई थिंक। नहीं, ये तो मोस्टली प्री डिफाइंड रहते हैं जैसे, पर कोई हाँ भी ऐसे डिलीट रिक्वेस्ट के अंदर हमने प्री डिफाइंड ऐसे कर दिया कि अगर किसी ने ये डाला तो इसके लिए ये कोड आ जाना चाहिए। हाँ ऐसा कर सकते हैं। जैसे तो ये सर 404 तो मतलब जैसे कोई प्रोजेक्ट होगा तो प्रोजेक्ट में सर जैसे कोई अपन ने एपीआई डिजाइन कर रहे हैं, उसमें ऐसे ये रिक्वेस्ट वगैरह का पूरा अपन बना रहे हैं उसमें एक फॉर्मेट, तो उसमें हम ये जितने भी रेस्पॉन्स कोड है ये हम ही डिफाइन करते हैं फिर कि ये अगर इसने ये किया यूजर ने तो ये वाला कोड दिखना चाहिए उसको। हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बताया था ना मैंने, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एक। बट मोस्टली फॉलो ओके। करते हैं, जो कि सारे फॉलो करते हैं। अब तुम बोलो कि मैं सक्सेस के लिए 404 भेजूं, नहीं भेज नहीं, तो वो सकते तो हो तुम, थ्योरेटिकली भेज सकते हो, कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें भेज सकते हो। बट जब कोई एप्लीकेशन देखेगा, F1 बोलेगा कि तुम्हें तो HTTP कोड की जानकारी ही नहीं है, तुम कैसे API कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो वहीं पे वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट कैंसिल कर देगा। हाँ जो रेस्पॉन्स कोड जिस चीज के लिए बनाया गया है वो मोस्टली वो ही यूज करना चाहिए। तो एरर्स यूनिवर्सल होते हैं आई थिंक। हाँ ये एरर यूनिवर्सल होते हैं, तो इसको समझ के चाहे मैं गूगल में काम करूं चाहे फेसबुक में काम करूं, मुझे 400 का क्लाइंट एरर, मतलब ये क्लाइंट की गलती ने भेजा है, क्लाइंट की गलती से कोई रिक्वेस्ट में गड़बड़ है, बैड रिक्वेस्ट है, तो इसका मतलब बैड रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, क्लाइंट ने गलत डेटा भेजा है। इसके अंदर मैं कुछ कर सकता हूँ, जैसे 400 तो मैं अपर लेवल पे भेज दूं, अंदर के मैं क्या कर सकता हूँ और डिफाइन कर सकता हूँ कि मैसेज कोड दे दिया मैंने, एरर कोड मान लो, अंदर अंदर दे सकता हूँ मैं इसके रेस्पॉन्स में। एरर कोड दे दिया मैंने दे दिया अपना ही कुछ एरर कोड दे दिया, क्या दे दिया, मान लो मैंने 1001 दे दिया, फिर मैंने दे दिया एरर मैसेज, तो ताकि पता लग जाए क्लाइंट को कि एरर, एक्चुअल एरर क्या थी। फिर इसमें दे दूंगा एम्प्लॉय आईडी 1001 नॉट फाउंड इन डेटाबेस। तो पहले वो देखेगा यूनिवर्सल को एरर क्या है, 400, ओके, मतलब सक्सेस नहीं हुई रिक्वेस्ट। फिर वो अंदर का रेस्पॉन्स देखेगा कि हाँ रेस्पॉन्स में क्या है, फिर देखेगा एरर कोड है 1001, ओके एरर 1001 क्या है। फिर वो चेक करेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में 1001 का मतलब क्या लिखा है, फिर वो चेक करेगा। फिर वो देखेगा एरर मैसेज क्या आया है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ कहाँ पे है,
और उसको ड्रिल डाउन कर सकते हो तुम लोग, समझ रहे हो? बट अपर लेयर पे मोस्टली यूनिवर्सल कोड यूज करते हैं। क्लियर है? हाँ सर। यस। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मैं भेज देता हूँ। वो ग्रुप में आप नोट्स की यूआरएल भी डाल देना आज या कल जब भी ओके। आपको टाइम है। अभी तुमने जितना कवर कर लिया उतना काफी है। अब नेक्स्ट से हम प्रोजेक्ट वगैरह हम्म। करेंगे, ठीक है? तो वो अब थोड़ा टाइम उस पर कम देना, जो भी हो गया उसको क्लियर कर लो, मतलब वेडनेसडे तक क्लियर कर लो। अब हम मोस्टली प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है? तो तुम लोग क्या करना, अभी इंस्टॉल कर लेना कुछ कुछ चीजें, बता देता हूँ मैं। एक तो तुम इंस्टॉल कर लेना STS, स्प्रिंग टूल सूट। अभी कौन से किस पे काम कर रहे हो तुम लोग? इंटेलिजे पे काम कर रहे हो कि इंटेलिजे Eclipse? या Eclipse पे काम कर? इंटेलिजे इंटेलिजे पे इंटेलिजेंट। ओके, इंटेलिजे पे काम कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल कर लेना स्प्रिंग टूल सूट। स्प्रिंग टूल सूट, ठीक है। हाँ, ठीक है। फिर हम APIs बनाएंगे कल। ऑफिसेस वगैरह में तो ये इंटेलिजे का ये प्रीमियम लेना पड़ता है या फिर कैसे नॉर्मली जो फ्री यूज करते हैं लाइसेंस वर्जन होता है, सब लाइसेंस वर्जन। सब में? ठीक। ठीक है, वो तो सब कंपनी का हेडेक है, कंपनी का तो हमको फ्री देना तो फ्री हाँ देंगे हाँ, कंपनी। नहीं यहाँ तो अपने को तो नीड नहीं रहेगी परचेज करने का कुछ लाइसेंस। नहीं नहीं नहीं, वो तो कंपनी का हेडेक है, वो अपना हेडेक नहीं है। अपने को तो बस काम करना आना चाहिए। बाकी कंपनियों में फ्री वर्जन नहीं होते, वो सब सिक्योरिटी की वजह से सब होते हैं, मॉनेटाइज वर्जन होते हैं। ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग API क्रिएट करेंगे। और एक पोस्टमैन और इंस्टॉल कर लेना, पोस्टमैन करना है फॉर API टेस्टिंग। क्लियर? पहले वाला तुम कौन सा बताया था आपने? स्प्रिंग टूल सूट। ओके सर। स्प्रिंग टूल जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो कर लेना, पोस्टमैन का लेटेस्ट वर्जन कर लेना। और तुमको DB कितना आता है? डेटाबेस मतलब जैसे नॉर्मली MySQL पे थोड़ा बहुत वर्क किया हुआ है। तो मेरे को SQL आता है सर। तो तुम लोगों को बेसिक SQL आता है, राइट? हाँ सर, जॉइंस और ये सब आता है मतलब। ये सब आता है तो उनको रिफ्रेश कर लेना। टेबल्स क्या होती है और जॉइंस क्या होते हैं, ठीक है? रिलेशनशिप क्या होती है? रिलेशनशिप पता है? रिलेशनशिप में 1 to 1, हाँ ये तो पता है। 1 many, मैनी टू मैनी, many मैनी 1 टू वन। and many। तो ये डेटाबेस तुम प्रिपेयर कर लेना अपने से। अगर कहीं पे डाउट आए कि कुछ समझ में ना आए तो फिर से पूछ सकते हो, ठीक है? ठीक। ओके सर। बेसिक सेलेक्ट क्वेरी और क्रिएट क्वेरी जितनी भी काफी है अभी कमांड के लिए, होती इतना है काफी। DDL, DML, DCL,
इतना जरूरी नहीं है, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, ये तो पता है ना। हाँ ये सब पता है सर, ये हाँ, ये एसक्यूएल तो कर भाई रखा है सर। रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, काउंट कैसे करते हैं, सेलेक्ट स्क्वायर सेलेक्ट कैसे करते हैं, वेयर कंडीशन क्या होती है, यस सर। क्रिएट कैसे करते हैं टेबल, हाँ ये सब आता है। फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक ये जो की। यूनिक की, करेक्ट। तो इतनी ये चीजें नोट कर लो, इतनी रिफ्रेश कर लेना। इससे ज्यादा नहीं चाहिए, यही चीज चाहिए। प्रोसीजर वोसीजर कुछ डीएमएल वगैरह ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अभी व्यू व्यू वगैरह हम सिंपल इतना पता होना चाहिए कि टेबल्स क्या होती हैं, वो सब क्या होता है। तो इन चीजों को रिफ्रेश कर लेना, कहीं पे भी अटक जाओ, कुछ समझ में ना आए तो मुझे पिंग कर देना व्हाट्सएप पे, मैं तुमको समझा दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में नोट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। हाँ सर। ठीक है, ओके। तो तो अभी नेक्स्ट तुम लोग क्लास अपना वेडनेसडे को रिलेटेड मत लेना। नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को मत लेना सर, मैं वेडनेसडे को ट्रेवल करूंगा सर, घर जा रहा हूँ मैं। तो फ्राइडे कर लेंगे। हाँ फ्राइडे सही है, मतलब ठीक है, थर्सडे भी ओके। कर सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे में से कोई भी। ठीक है, फ्राइडेज ओके, फ्राइडे को कर या लो। फिर मैं तुम लोगों को टाइम दूंगा 2 दिन का ये एसक्यूएल रिफ्रेश करने के लिए। हाँ, वो थोड़ा इसमें देखना भी पड़ेगा। हाँ, तो ये एसक्यूएल रिफ्रेश कर लेना, तो फ्राइडे ठीक है। हम्म, ठीक है सर। ठीक है, फ्राइडे फिर संडे। ठीक है। इसमें बेसिक तो मतलब आइडिया है डेटाबेस का, लेकिन अगर कुछ रहेगा तो फिर आप बता देना, एक बार एक क्लास एक्स्ट्रा और हो जाएगी अगर ज्यादा यूज आएगा तो। ज्यादा नहीं आएगा, तुम लोग रिफ्रेश करना जैसे मतलब हाँ मतलब, हाँ मेरे को इतना तो मतलब रो वगैरह कॉलम वगैरह का आइडिया है, क्वेरी वगैरह भी क्रिएट की भी है, हाँ हाँ, तो वो चेक कर लूंगा मैं, है ना? तुम, हाँ एक और चीज कर लेना प्रैक्टिस के लिए, हम्म, अपने का माई स्कूल किया है ना तुम लोगों ने। मैंने एसक्यूएल किया सर। एसक्यूएल मेरा किया है, माई ठीक। एसक्यूएल पे था। ओरेकल इंस्टॉल कर लेना, ओरेकल, ओरेकल डीबी। ठीक है। सर एसएसएमएस चलेगा क्या इस- मेरे लिए? कौन सा? वो आता ना एसएसएमएस माइक्रोसॉफ्ट का, सीक्वल सर्वर। एसएसएमएस बताओ, एक सेकंड, माई हम्म, सीक्वल कौन सा आता है, तो क्या बोल रहे हो? एस सर वो एसएसएमएस आता है ना, सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये हाँ ये वाला। एसएस एसएसएमएस, ये यूआई है कि सर्वर है? सर ये वो पूरा मतलब डेटाबेस के लिए है सर, ये सर्वर ही है ये पूरा, सर्वर ही है, लोकल होस्ट माइक्रोसॉफ्ट है। का। ओके, इसका देखना पड़ेगा। मतलब हमने इसमें काम किया था जब मैं पिछली कंपनी में था ना, एज अ डेटा एनालिस्ट, तो हम इस पे काम करते थे। इंटीग्रेट विद स्प्रिंग बूट, ओके। माई सीक्वल, सीक्वल सर्वर ही है ब्रो, ये तो, वो तो बस यूआई है, सर्वर तो सीक्वल ही है। माई सीक्वल, एमएस सीक्वल, तो ये भी एसक्यूएल एसक्यूएल पे काम करता है, सीक्वल सर्वर। हाँ मतलब वो माइक्रोसॉफ्ट का है इसलिए हमने यूज किया हाँ, था। तो अलग अलग देखो, हाँ तो मैं बता देता हूँ डिफरेंस क्या होता है।
SQL लैंग्वेज है। SQL क्या है? सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज है, सेलेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। सीक्वेंशियल। हाँ सीक्वेंशियल। इसमें क्या होती है? सीक्वेंशियल, सेलेक्ट और क्वेरी और लैंग्वेज। मतलब ये हो गया सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। तो ये एक के बाद रो चलती है, सीक्वेंस में चलती है ये सब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सेम एसक्यूएल जो है उसको इम्प्लीमेंट करके हुए, लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करके हुए डिफरेंट कंपनीज ने अपने अपने डेटाबेस बना रखे हैं। एक तो हो गया MS SQL हो गया, Oracle हो गया, MariaDB हो गया, Postgres। एक IBM का भी आता है सर, DB2 हो गया, और मोंगो नहीं, मोंगो तो उस पर चलता है, वो तो लार्ज डेटा के लिए चलता है, नो एसक्यूएल पे चलता है मोंगो तो ऐसे ऐसे डेटाबेस होते हैं। इन सब पे जो क्वेरी इस पे चलती है वो सेम क्वेरी इस पे भी रन होती है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। समझ रहे हो? क्वेरी अलग अलग होती है तुम। मतलब बेसिक सिंटेक्स सेम होता है, थोड़े कुछ कुछ अपने MS कुछ SQL ने फर्क क्या कर होता रखा है, है। जैसे अलग अलग वेंडर है ना, तो उसने कुछ अपने अपने फंक्शन बना रखे होंगे, इसने कुछ अपना थोड़ा मॉडिफाई कर रखा होगा, कुछ इसके फंक्शंस होंगे, कुछ इसके पास फंक्शंस होंगे, एक्स्ट्रा फंक्शन तो दे रखे होंगे कि डायरेक्ट यूज कर लो तो तुम्हारी क्वेरी कम हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी क्वेरी की। तो कुछ कुछ फंक्शन एक्स्ट्रा दे रखते हैं। बेसिक जो क्वेरी है ना, बेसिक जो क्वेरी वो सब पे सेम होती है मोस्टली। तो मोस्टली कंसेप्ट है सर ना, सब पे सेम है। सर एक कसांड्रा भी होता है। हाँ कैसेंड्रा होता है, हाँ बहुत बहुत होते हैं बहुत। देखो मैंने हाँ ये MS SQL पे काम किया है, Oracle पे काम किया है, MariaDB पे काम किया है, Postgres पे काम किया है, DB2 पे काम किया है। मैंने अभी रिसेंटली मोंगो का नाम सुना था, मोंगो डीबी। वो कैसा क्या है? MongoDB बहुत सारी DB हैं, तुम्हें बस एक क्वेरी आनी चाहिए। तो इसमें अच्छा अच्छा, कंफ्यूज मत होना कि वर्किंग हाँ सबकी सेम है। वर्किंग सबकी सेम है। ये क्वेरी इस पे चलाओगे ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हेयर, इस पे भी चलेगी वो क्वेरी, हाँ हाँ। बेसिक क्वेरी। अगर तुम कोई बड़ी क्वेरी नहीं लिख रहे हो तो जो इसमें जॉइंस रहेंगे मोस्टली इसमें भी सेम कंसेप्ट, सब में सेम रहेंगे, बेसिक सिंटेक्स सब में सेम रहेगा। तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं मोस्टली। तुम डीप डेप्थ में जाओगे ना कि इंटरनली कैसे काम करते हैं डेटाबेस और अलग अलग फंक्शन क्या है, तो चक्कर पड़ता है उसका, बस बाकी सब सेम है। ओके। ओके, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। ओरेकल डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ओरेकल डाउनलोड करके, पोस्टमैन क्योंकि स्पिन टूल और हाँ ओरेकल डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस के साथ ये आएगा, एसक्यूएल डेवलपर आएगा, ये आएगा। ये तो इसका बैकएंड हो गया डेटाबेस, और एसक्यूएल डेवलपर उसका यूआई हो गया क्वेरी रन करने के लिए। ओके ओके। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर, यू, गुड बाय, नाइट। गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। बाय लकी। बाय।